नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर सुपौल से आपको बताते चले, जहां पर एक बार फिर से एसिड अटैक का मामला सामने आया है। इस बार जमीन विवाद में सुमित नाम के युवक पर एसिड फेंका गया, जिसमें उसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। मामला पिपरा थाना क्षेत्र के रतौली का है। घायल को परिजनों ने हालांकि सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी राजकुमार शाह को यहां पर गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बताते चले कि महज 1 महीने पहले भी सुपौल में इस तरीके की वारदात सामने आई थी, जिसमें एक युवक जख्मी हो गया था। एक बार फिर से एसिड अटैक की घटना सामने आई है, जहां जमीन विवाद में सुमित सिंह नाम के एक युवक पर एसिड फेंका गया, जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गया है। फेंक दिया, क्या वजह है? पहले से विवाद चल रहा है, तो बता रहे हैं आपको। पहले से विवाद चल दो रहा है। भाई में से एक भाई हमको जमीन दिए, ठीक है। हम उस पर अपना मिट्टी वर्क करवा रहे थे। मिट्टी वर्क करवाने के लिए न वो न रोके। हम बोले कि भाई मेरा जमीन है, आप क्यों रोक रहे हैं? उसी पे वो डायरेक्ट एसिड फेंक। और आपको मुजफ्फरपुर से एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें भोजपुरी गानों पर कुछ युवक शराब के नशे में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके हाथ में पिस्टल भी है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन आप वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि युवक जो हैं वो कितने बेखौफ हैं, और पुलिस का इनमें जरा सा भी डर नहीं है, जरा सा भी भय नहीं है। हथियारों के साथ युवाओं की टोली इस वक्त झूमते आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही होगी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर ये वीडियो वायरल हुआ। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। वीडियो में युवक एक नहीं बल्कि दो पिस्टल बारी बारी से लेकर दिखा रहा है। उसके बाद अन्य साथी भी पिस्टल लेकर भोजपुरी गानों पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं, और यह भी उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इससे बहुत गोलियां चलेंगी। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में दिखने वाले सभी युवक जो हैं वो अपराध जगत से जुड़े हुए हैं, और अहियापुर थाने में इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। और बड़ी खबर आपको आरा से बताते चले, जहां पर हथियार बंद बदमाशों का तांडव देखने को मिला है, जिसमें डांसर और एक गायक को हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारी है। जख्मी हालत में दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबरन नाचने का डांसर ने विरोध किया, और उसके बाद गोलीबारी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। सलेमपुर गांव की ये पूरी घटना। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है कि आखिर वो अपराधी कौन थे जिन्होंने गोली चलाई। दरअसल बर्थडे पार्टी से प्रोग्राम खत्म कर डांसर और गायक लौट रहे थे, तभी हथियारबंद बदमाशों ने गोली मार दी। अहापुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के बेटे के जन्मदिन पर यह डांस प्रोग्राम रखा गया था। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जो डांसर है वो गंभीर हालत में, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक गायक को भी यहां पर गोली लगी है। जबरन डांस करने से डांसर ने मना किया था, और इस वजह से अपराधियों ने गोलीबारी की इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रोग्राम के लिए तो गए थे, लड़के लोग कौन थे हमें पता भी नहीं था। इनके पार्टी की तरफ से बस वो लोग बैठे हुए थे। फिर हम लोग जब प्रोग्राम खत्म हुआ, जब हम आए तो आगे वो लोग अटक खड़े हुए थे सामने। हमें लगा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ लगा भी नहीं। जब हमें रोक के खास करके मुझे और उनको आकर बोला कि उसने कि आप मुझे जानते हो? हमने नहीं जानते हैं हम लोग। तो उसी में गोली मार के वो चले गए। काम हो रहा था तो हम साइड में बैठे हुए थे, बहुत बैठ के देख रहे थे। और एक लड़का था, वो उसी घर का वही लड़का का ज़्यादा देख रहे थे। वो लोग से ज़्यादा बोल चाल रहा था। एक लड़का घर का, जिसके घर में बर्थडे था, उस घर का साला था, उसका ज़्यादा हेलमेल था वो लड़कन से, जिसने गोली हम लोग को मारा। किस जगह पर? उस संदेश में गांव बोलता है जोगटा खाली नाम है, सलेमपुर नाम है, सलेमपुर नाम है संदेश। और खबर आपको दानापुर से बताते चले, जहां पर उत्पाद विभाग की ओर से लगातार शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी को लेकर दानापुर के एक गांव में छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम को एक बड़ी खेप शराब की उनकी ओर से बरामद की गई है। तस्वीरें आप देखिए, डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस छापेमारी कर रही थी, और यहां पर शराब की बरामदगी हुई है। शराब के धंधेबाजों पर
पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से लगातार नकेल कसा जा रहा है। ये जो कार्रवाई है पटना पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत छापेमारी की गई, जहां पर बड़ी मात्रा में शराब की खेप बरामद हुई है। और भोजपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 12 दिनों में 10 हत्या की घटनाओं से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। और इसी के तहत लंबे अरसे बाद किसी डीएम को आपको बताते चले कि हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा है। डीएम के उठाए इस कदम से पुलिस मुख्यालय बेहद हैरान है। दरअसल डीएम ने पत्र लिखकर अपने मातहत अधिकारियों को विधि व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया है। डीएम के इस पत्र के बाद से खलबली मच गई है। डीएम ने अपने पत्र में क्राइम कंट्रोल करने का तरीका बताते हुए विधि व्यवस्था में असफल होने वाले मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं इस पत्र को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता जयेश गंगवार ने सफाई देते हुए कहा कि भोजपुर को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर पुलिस मुख्यालय तक पुलिस जो है वो सक्रिय है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है और लॉ एंड ऑर्डर जिसमें कि क्राइम भी इंक्लूडेड है, वह भी उसको भी देखने का, नियंत्रित रखने का की जिम्मेवारी प्राइमरीली एसपी का होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उससे अलग नहीं होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्मली चिट्ठी नहीं लिखते हैं, लिखना भी नहीं चाहिए, और वो लेकिन लगता है कुछ गंभीर, लगातार वहाँ कई हत्याएं हो गई और हर गंभीर क्राइम का मामला लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट करता है। और हम लोग किसी भी हत्या का मामला हो, कोई और मामला हो, लगातार हम लोग उद्भेदन की कार्रवाई करते हैं। और आरा जिले में डीआईजी की पूरी नज़र है, पुलिस मुख्यालय की टीम भी वहाँ पर नज़र रखे हुए है। बाकी मामलों में लगातार उद्भेदन हुआ। इतना ही मेरे पास में अभी। और बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर एक युवक से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 2 लाख रुपए की लूट की वारदात इस वक्त सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। युवक से दिन दहाड़े लूट की गई 2 लाख रुपए लेकर जो अपराधी हैं वो फरार हो चुके हैं। आर ब्लॉक इलाके में लूट की इस घटना को अपराधियों की ओर से अंजाम दिया गया। बाइक पर लुटेरे सवार थे। हालांकि पुलिस इस वक्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो एक बड़ी जानकारी आपको पटना से दे रहे हैं, जहां पर युवक से दिन दहाड़े लूट की गई और 2 लाख रुपए लेकर अपराधी जो हैं वो फरार हो गए हैं। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 लाख रुपए की लूट सामने आई है। युवक से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आर ब्लॉक की ये पूरी घटना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? अपराधी कितने की संख्या में थे? देखिए, बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एक्चुअल में आर ब्लॉक का जो इलाका है, ये बहुत इलाका माना जाता है। बगल में विधानसभा है, सचिवालय थाना है, और वहाँ पर बैंक से एक अकाउंटेंट निजी कंपनी का पैसे निकाल कर जा रहा था और इसी दौरान उसका जो बैग था वो उस बैग को छीन लिया अपराधियों ने। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है पुलिस। सीसीटीवी फुटेज में जो क्रिमिनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का दावा पुलिस कर रही है, लेकिन देखना होगा ये कैसे रिकवरी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजधानी पटना में न केवल इस तरीके से लूट की घटना को अपराधी अंजाम दे रहे हैं, बल्कि मोबाइल, बैग, चेन, इस तरह की स्नैचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं और पुलिस का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटना में 2 लाख रुपए लेकर अपराधी फरार हो गए हैं। युवक से दिन दहाड़े छिनतई की घटना। जो लुटेरे हैं वो बाइक पर सवार थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बिहार में शराबबंदी सफल है या नहीं, इस पर सियासत तो खूब होती रही है, लेकिन इस कानून को लेकर प्रदेश का जो मुसहर समाज है वो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है मुसहर समाज को, इस पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए।
बिहार में पिछले कई वर्षों से दलित और खासकर मुसहर समाज के लिए काम कर रहे नारी गुंजन संस्था के संस्थापक पद्मश्री सुधा वर्गीस ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद मुसहर समाज को हो रहे तकलीफों से जुड़े मामले को उठाया है। शराबबंदी से पहले मुसहर समाज के लोग बड़ी संख्या में देसी शराब बनाते थे, पर अब बेकाम हैं। उनका हालत बहुत खराब हो गया। मतलब शुरू से ही इन लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, दूसरा किसी तरह का असेट नहीं है। जो आज काम मिलेगा आज खाएगा, काम नहीं है तो उनको सोचना पड़ेगा कहाँ से कुछ पैसा ले करके चावल लो, दाल लो। तो उनका हालत वैसे चल रहा था। और कई लोग, कई परिवार अपना दारू उरू बनाते थे, बेचते थे, उसी से उनका रोजाना खर्चा निकालते थे। लेकिन अभी जब 2016 में अल्कोहल बैन आया तो हमारे लोग सोचा सीरियसली, यदि हम कानून के खिलाफ यदि दारू बनाएगा तो हमको ये लोग पकड़ के जेल में डालेंगे, तो डर गए थोड़ा। लेकिन उसके बाद इन लोगों को लगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बनाएंगे तो हम खाएंगे कौन जी, मेरे बाल बच्चे भूखे रहेंगे, भूखे रह रहा है। सुधा वर्गीस शराबबंदी कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कहती है कि इसे लागू करने से पहले उन लोगों के लिए रोजगार के वैकल्पिक रास्ता खोलना चाहिए था, जिनके हाथ से रोजगार छीना जा रहा है। दारू पर बैन लगाए उस समय सरकार को, मेरा समझ से सरकार को सोचना चाहिए था इसके बदले इनको क्या विकल्प हम दे सकते हैं। विकल्प बिना दे कि हम आपके हाथ से एक रोजगार छीन रहा है, तो विकल्प नहीं देगा तो वो लोग कैसे छोड़ेंगे। मुसहर समाज की मुसीबतों को उठाने वाली सुधा वर्गीस की बातें क्या उस समाज की परेशानियों को प्रतिबिंबित करती है, जिसे समझने के लिए न्यूज 18 की टीम पटना से सटे दानापुर की सिकंदरपुर मुसहरी पहुंची और उनकी स्थिति का जायजा लिया। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कानून को बिहार सरकार ने लागू किया। उसके बाद दलित और मुसहर समाज के लोगों के सामने कई चुनौतियां आई। सरकार ने उनके जीविकोपार्जन के लिए कई योजनाएं भी चलाई, लेकिन उन योजनाओं का लाभ कितना लोगों को मिल रहा है ये हम जानेंगे। समाज के लोगों के साथ हम पहुंचे हैं दानापुर के निकट एक गांव में। जी हम लोग सबके तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला है, शराबबंदी होने के बावजूद भी कुछ भी ना। पर हम लोग यही करते हैं कि मजदूरी करते हैं, धान उन काटते पीटते हैं, वही समझ से अपना बाल बच्चा के परवरिश भी दे रहे हैं और अपना भी परवरिश कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में मुसहर समाज के लोगों के सामने रोज पेट भरने की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी रहती है। मजदूरों को छोटा मोटा काम मिल गया तो 2 पैसे हाथ में आ जाते हैं, वरना रात भूख में ही गुजरती है। ऐसे में परिवार का पेट भरने के लिए देसी शराब बनाने की मजबूरी तो है ही, इस बात का अंदाजा सरकार को भी है। लेकिन सतत जीविकोपार्जन योजना की खूबियां गिनाकर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री स्थिति को सुधार लेने का दावा करते हैं। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में थोड़ी बहुत कमी जरूर आई है। दारू बना करके जिंदगी बसर कर रहे हैं, उसके लिए एक सतत जीविकोपार्जन योजना हम लोगों ने बिहार में चलाई है, माननीय मुख्यमंत्री। और सतत जीविकोपार्जन योजना के जरिए उनको हम लोगों ने चिन्हित किया कि कितने ऐसे परिवार हैं जो दारू बेच करके, ताड़ी बेच करके जिंदगी बसर करते हैं, और उनको वैकल्पिक रोजगार की भी हम लोगों ने व्यवस्था किया और उनको ट्रेनिंग दिया भी, टेक्निकल सपोर्ट भी दिया। अब वो अपना पहले का रोजगार छोड़ करके दूसरा काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ से ये पता चलेगा हम लोगों को कि ये परिवार दारू बेचता है, दारू बनाता है, उन परिवारों को भी हम लोग जोड़ेंगे इसमें, और जोड़ करके उनके रास्ते बदलेंगे, वैकल्पिक रोजगार देने का उपाय करेंगे। सरकार के पास योजनाओं की लंबी फहरिस्त है, पर वो योजनाएं जमीन पर नजर आती। ऐसे में दलित और खासकर मुसहर समाज को लेकर सुधा वर्गीस ने जो चिंताएं जाहिर की है, उसे नजरअंदाज करके शराबबंदी कानून को लेकर अपनी पीठ थपथपाना कहां तक सही है, ये आप ही तय कीजिए। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर में किडनी कांड की पीड़िता सुनीता के लिए 80 साल के बुजुर्ग फरिश्ता बनकर आए। 80 साल के बुजुर्ग ने सुनीता को किडनी ऑफर करने के लिए दिया और इसको लेकर उन्होंने एसकेएमसीएच के डॉक्टरों से भी मुलाकात की, लेकिन अस्पताल अधीक्षक ने यह कह दिया कि उन्हें पटना जाना चाहिए और अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए।
किडनी कांड के पीड़ित को मिला डोनर। 80 साल के बुजुर्ग किडनी देने को तैयार। सुनीता को मिल सकती है जिंदगी दोबारा। उम्मीद और हौसलों के बीच व्यवस्था बनी दीवार। पटना तक दौड़ते, मुजफ्फरपुर से पटना तक दौड़ते, कोई नहीं किडनी के बोलता है लगा। कोशिश करिए किडनी लगाने के लिए, जैसे होगा तैसे डॉक्टर के खोज पर। यकीन है सुनीता की ये बातें सुनकर सितंबर का वो महीना याद आ गया होगा, जब मुजफ्फरपुर में झोला छाप डॉक्टर ने पेट दर्द की शिकायत पर सुनीता की दोनों किडनी निकाल ली थी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। सरकार और स्वास्थ्य महकमा ने सुनीता के प्रति खूब संवेदना दिखाई, लेकिन जिंदगी की उम्मीद नहीं लौट पाई। ऐसे में 2 महीने बाद अब 80 साल के एक बुजुर्ग अपने जीवन की सांझ बेला में सुनीता के लिए नई जिंदगी की किरण बनकर सामने आए हैं। श्याम नंदन सिंह ने सुनीता को किडनी देने का ऑफर किया है। किडनी से अगर उसका उपकार हो जाता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। और ये मतलब किडनी देने के बाद फिर आपका देखरेख कौन करेगा? हमारा देखरेख ऊपर वाले करेंगे। और सुनीता ने जिस धरती के भगवान पर भरोसा किया था वो डॉक्टर डैंग निकला, जो उसके किडनी की डकैती कर फरार हो गया। घटना के 2 महीने से ज्यादा बीतने के बाद भी फरार आरोपी डॉक्टर कानून के लंबे हाथ से दूर हैं और सुनीता SKMCH में पड़ी हर पल किडनी के इंतजार के लिए तड़प रही है। डायलिसिस पर कई दिन हम जीवे, न मर रहे न जिंदा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, न दे रहे हैं, न सरकार भी सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है हम लोग की। श्याम नंद सिंह जैसे फरिश्ते की किडनी से सुनीता को जिंदगी दोबारा मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ श्याम नंदन सिंह ने अपनी जिंदगी ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है। लेकिन 80 साल के बुजुर्ग के हौसले और सुनीता की उम्मीदों के बीच सरकारी व्यवस्था ऐसी दीवार बन रही है कि SKMCH के अधीक्षक किडनी दान करने के लिए इस फरिश्ते को आगे का कोई रास्ता ही नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारा देखरेख ऊपर वाले करेंगे। और क्या? आपके परिवार में कितने लोग हैं? कोई नहीं है। क्या करते हैं? हम पैसे से बिजली मिस्त्री। ऐसे में सवाल है कि मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन सुनीता की जिंदगी बचाने के लिए पहल क्यों नहीं कर रहे? सुनीता और श्याम नंदन सिंह को पटना भेजने की व्यवस्था में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि पहले तो IGIMS ने ये कहकर लौटा दिया कि किडनी की व्यवस्था नहीं हो रही है, लिहाजा SKMCH में हर दूसरे दिन डायलिसिस के सहारे सांस ले रही है। लेकिन जब सुनीता के लिए एक फरिश्ता सामने है तो स्वास्थ्य महकमा सुस्त क्यों पड़ा है? प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और खबर आपको गया से बताते हैं, जहां पर पिकअप में टमाटर लदे थे और वो पिकअप वैन पलट गया, जिसके बाद लोगों के बीच टमाटर लूटने की होड़ मच गई। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर देखिए किस तरीके से जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, वो टमाटर लूट रहे हैं। ये तस्वीर इमामगंज थाना क्षेत्र के करासन कला पुल के पास की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। और दरभंगा में पिछले कुछ दिनों से AQI लेवल 300 से 400 तक दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। उन्हें सांस की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरीके से बढ़ता गया तो ऐसे में आने वाले दिनों में और भी परेशानियां सामने आ सकती हैं। प्रदूषण से कैसे बचा जाए और बढ़ते प्रदूषण को कम कैसे किया जाए, इस पर भी सोचने की जरूरत है। DMCH अस्पताल के अधीक्षक की अगर माने तो बढ़ते प्रदूषण की वजह से अस्पताल के मेडिसिन विभाग में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें सांस लेने की तकलीफ वाले मरीज की संख्या इस वक्त ज्यादा बताई जा रही है। इसलिए अच्छा है जो हम लोग कम से कम रोड पर प्रदूषण नहीं फैले। ठीक है, आप जाने दीजिए आसमान में क्या है, रोड पर जिस पर बच्चे मेरे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उसको कम से कम एक स्तर तक, प्रदूषण के स्तर को हम लोग नियंत्रित।
और गोपालगंज में दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली NH 27 जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से आने जाने वाले वाहनों को जो ड्राइवर हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं। नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसकी वजह से वाहन चालक लगातार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सबसे अधिक दुर्घटना की अगर बात की जाए तो कुचायकोट थाने के कैरमनी ओवर ब्रिज के पास हो रही है। NHAI की ओर से सड़क मरम्मत नहीं कराए जाने से लोगों में आक्रोश भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही आक्रोशित लोगों ने यहां पर हाईवे जाम कर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस ओर कोई पहल नहीं की गई। गोपालगंज से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी कि दिल्ली से गुवाहाटी तक को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे संख्या 27 इस वक्त बेहद जर्जर हो चुकी है और ये कुचायकोट के करमैनी ओवरब्रिज का जगह है, जहां पर देखिए कैसे ओवरब्रिज पर जो है बड़ा बड़ा गड्ढा बना हुआ है। कुछ लोग भी है, हम इनसे भी बात करते हैं वाहन चालक से कि कितनी परेशानी होती होगी जब इतना बड़ा गड्ढा सड़क पर है और लोग कैसे दुर्घटना के शिकार होते। क्या कहेंगे, गड्ढा है बड़ा सड़क? ये यहाँ पे गड्ढा है, आने जाने में जो पहले ही आदमी को वहाँ दिक्कत हो रहा है। कोई भी स्पीड जा रहा है, NH 28 है, कोई लोग समझ रहा है कि रोड बराबर है, आने पे यहाँ पे बहुत आदमी दुर्घटना का शिकार हो जा रहा है। NSC से यही कहना है कि जो भी गड्ढा इसे सही करवाए और प्रशासन से यही गुजारिश है कि जो गड्ढा रात में तो और ज़्यादा दुर्घटना होती होगी इससे। हाँ, रात में तो और दुर्घटना ज़्यादा होती है। जैसे अब लोकल है तो लोकल को मालूम है कि यहाँ गड्ढा है, वो अपना साइड से चले जाते हैं। जैसे दूर से जो लोग आ रहे हैं उनको नहीं पता है, इससे उन लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम अजहरुद्दीन खान पड़ेगा। ये वाहन चालक है, लिहाजा जो गड्ढा है उससे हर रोज़ लोग जो है वो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जो वाहन चालक है उनकी रफ्तार भी धीमी पड़ जा रही है। हालांकि ये नेशनल हाईवे है और दिल्ली से गुवाहाटी तक ये सड़क जाती है और NHAI जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लिहाजा अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और NHAI जो है इन गड्ढों की कब तक मरम्मती कर पाता है ताकि लोग दुर्घटना का शिकार ना हो सकें। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और बाढ़ के बख्तियारपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां पर नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों में साफ तौर पर मायूसी देखी जा रही है। दरअसल आपको जानकारी ये भी देते चले कि 5 किलोमीटर से दूर गई गंगा की धार फिर से मुख्य धारा यानी कि पुराने स्वरूप में लाने से जहां लोग बेहद खुश थे, वहीं पिछले 4 महीने के भीतर ही चैनल में गंगा नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाने से बख्तियारपुर के लोग मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं गंगा के सूखने पर बीजेपी इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से फेल बता रही है। हालांकि अधिकारी जल्द ही पुराने स्कीम के तहत गाद निकालकर गंगा की पुरानी धार में लाने की बात कह रहे हैं। आपको ये भी जानकारी देते चले कि इसी साल 13 जून को घुसवरी घाट से सीढ़ी घाट तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित गंगा चैनल के उद्घाटन के साथ ही गंगा को घाटों के नजदीक लाने की शुरुआत की थी। ये गंगा जी लाने का जो योजना था माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट पे गंगा को पुनः वापस लाना है और बख्तियारपुर वासी के लिए वो भागीरथ बन के आए। गंगा जी आए भी, लेकिन मात्र 2 से 3 महीना जून में इसका पानी का स्रोत चालू किया गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 महीने के बाद पानी भी नहीं है। मंत्री जी जो गंगा योजना को उन्होंने जो बख्तियारपुर सीढ़ी घाट में लाने का जो प्रस्ताव रखे, योजनाओं की स्वीकृति हुआ, मोटी रकम भी पास हुआ, लेकिन वस्तु स्थिति 3-4 महीना जून में वो कार्य पूर्ण हुआ और नवंबर में वो गंगा जी पुनः फिर बख्तियारपुर से वापस चले गए। हम समझते हैं कि इसमें जो है सिर्फ बंदरबाट हुआ है, मोटी रकम का जो है गड़बड़ी हुआ है, संवेदक लूटा है, बाकी इससे कोई बख्तियारपुर के लोगों को कोई फायदा नहीं। जब ये कार्य प्रारंभ हुआ था उसी समय एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें कि यह कहा गया था कि बाढ़ के उपरांत वो समिति इसका स्टडी करेगी और स्टडी करके निर्णय लेगी कि इसको पुनर्स्थापित करने के लिए क्या किया जाए। तो हम समझते हैं कि जो पुराना हम लोगों का स्कीम चल रहा है उसी स्कीम के तहत इसके पुनर्जीवन के लिए जितना ब्लॉकेज हुआ है उसको हटाने का काम होगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग जो है कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।